हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12th का टॉपिक है और इसमें हम कवर करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके पिछले वीडियोस और ऑडियो लेक्चर्स में वी हैव कवर्ड अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे? हमें ये चारों टॉपिक क्लियर करने हैं आज। लाइक फर्स्ट, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, when it occurs and ceases, ये कब स्टार्ट होती है, कब रुक जाती है। what are different phases of menstrual cycle? so there is a term called as cycle, तो कुछ phases होंगे। and what is the role of hormone, hormonal activities क्या क्या हैं जो menstrual cycle के दौरान होती हैं and what is their role। so let us start, what is menstrual cycle? before we introduce this topic, लेट अस कम टू द फर्स्ट चैप्टर। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं मैमल्स में जो दो कैटेगरी में डाले जाते हैं। वन इज़ ऑयस्ट्रस साइकिल एंड अदर इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोनों में ही साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरी में। ऑयस्ट्रस होता है आपका फीमेल नॉन प्राइमेट्स में और मेंस्ट्रुअल होता है फीमेल प्राइमेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। A major difference between menstrual and oestrus is, menstrual में मेंस टर्म आता है जिसका मतलब है ब्लीडिंग, जबकि oestrus जो मेन रिप्रेजेंट करता है दैट इज हीटिंग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट अस स्टार्ट menstrual साइकिल। तो साइक्लिकल चेंजेस इन द ओवरी ऑफ फीमेल प्राइमेट मैमल। तो फीमेल प्राइमेट्स के ओवरी में कुछ चेंजेस आना, एंड ये चेंजेस कैसे हैं बेटा? साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब होता है कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ये प्रोसेस अपने आप में क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक हेल्दी फीमेल में उसके रिपीट करने का जो पीरियड है वो है एवरी 28 और 29 डेज। एज आई सेड, साइक्लिकल मीन्स प्रोसेस इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। अब जो ये प्रोसेस है फीमेल में ये कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी की एज में। तो हमें पता है प्यूबर्टी की एज क्या है? 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स। फीमेल में अगर स्लाइट वेरिएशन भी है तो नॉर्मली इन हेल्दी फीमेल इट इज़ 10 ईयर्स। तो ये साइकिल प्यूबर्टी की एज में शुरू हो जाती है एंड इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। जब तक वो रिप्रोडक्टिवली कैपेबल है, मतलब गैमेट बना सकते हैं, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करती है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है जो प्यूबर्टी में होता है, द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको कहा जाता है बेटा मेनार्च। और जो स्टॉपिंग होती है या सीजिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की, बेसिकली वो 45 से 50 ईयर्स के बीच में होती है। सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। नॉट दिस पीरियड, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होगा या जो टाइम जिसके बाद अब और मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है उसको कहा जाता है मेनोपॉज। नाम से ही समझो, पॉज मतलब ब्रेक लग जाना। तो ब्रेकिंग इन मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। अब मेनोपॉज क्यों होता है? इसका सेम रीज़न है जो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन बेसिकली अकर करता है क्योंकि हमें पता है प्यूबर्टी में एक हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इनके कंसंट्रेशन बढ़ने से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है और इनके कंसंट्रेशन कम हो जाने से आपका मेनोपॉज वाला फेज आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं मेंस्ट्रुएशन को? बिकॉज this phenomenon leads to the maturation and release of ovum in every cycle। इस menstruation cycle या menstruation की वजह से ही हर साइकिल में ओवम बनता है, मैच्योर होता है और रिलीज होता है। तो अगेन इट इज समथिंग एसोसिएटेड विद द गैमेट, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे कि दैट कंडीशन कैन लीड्स टू प्रेगनेंसी। वी कैन से दैट प्रोबेबली शी कैन बी प्रेग्नेंट, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, एक्सेस पुअर हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकती हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट क्लियर प्रेगनेंसी, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द फेजेस, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हमने 4 फेज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज मेंस फेज, इसको ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है। अगर आप इसका पीरियड देखेंगे तो इट इज नॉर्मली 1 to 6 डेज। नॉर्मली ये 5 डेज होता है, यहाँ पे 6 मेंशन है। सेकेंड फेज कहलाता है फॉलिकुलर फेज। तो ये फेज होता है आपका 6 से 14 डेज के बीच में।
थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज, ये होता है आपका साइकिल के बिल्कुल मिड में 14th डे। और लास्ट फेज जो इसका होता है दैट इज ल्यूटियल फेज, ये परसिस्ट करता है 16 से 28 डेज के बीच में। तो इस डी स्टेप के बाद फिर से कौन सा स्टेप रिपीट होता है, ए स्टेप रिपीट होता है। दैट्स वाई इसको साइकिल कहा गया है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो एवरेजन ये 29 डेज का ड्यूरेशन आता है, दैट्स वाई इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो आपके सामने फेजेस के डे दिए हैं ये बिल्कुल हेल्दी फीमेल की बात करी है। तो नॉर्मली डेज थोड़ा एक आध दिन आगे पीछे वेराई कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज मेंस फेज। सो व्हाट इज मेंस फेज? मेंस फेज को ब्लीडिंग फेज भी कहा जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो हमने पढ़ा था कि यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। तो जब वो लेयर ब्रेक करती है और इसके ब्रेक करने से क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, अब मेंस फेज स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अभी के लिए ऐसे समझना कि हर महीने आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल में एक ओवम बनता है। तो वो ओवम या तो फर्टिलाइज होगा या फिर अनफर्टिलाइज होगा। तो वेन एवर द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड तो वो फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो इस ओवम को रिलीज करने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है ताकि अनफर्टिलाइज्ड ओवम बाहर रिलीज हो सके अलॉन्ग विद द रप्चर्ड ब्लड वेसल। क्योंकि इस प्रोसेस में फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट से लिक्विड के साथ ब्लड भी रिलीज होता है, इसे कहा जाता है ब्लीडिंग फेज। जस्ट फॉर योर नॉलेज, गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है। इट इज़ बिलीव दैट कि जो गॉडेस सती थी उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट वहाँ पे गिरा था। तो दे सेलिब्रेट दिस मेंस फेज फॉर 5 days। और इट हैज़ बिन सेड कि जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ नदी का जो कलर है वो लाल हो जाता है। तो ये इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज मेंस फेज, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब ये फेज होता क्यों है? तो मेंस फेज बेसिकली अकर करता है 2 कारणों की वजह से। पहला है एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ GnRH हार्मोन दैट इज LH एंड FSH। GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर कुछ याद आएगा हार्मोनल कंट्रोल का, तो इन हार्मोन को बनाता कौन है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है और पिट्यूटरी इन दोनों को रिलीज करता है। तो जिन GnRH हार्मोन की हम बात कर रहे हैं वो है बेटा LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों का कंसंट्रेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से मेंस फेज अकर करता है। आते हैं इसके सेकेंड फेज में, दैट इज फॉलिकुलर फेज। तो इस फेज का जो ड्यूरेशन है दैट इज बिटवीन 6 to 13 डे। अब क्या होता है कि पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है एंड द मेन हार्मोन इज FSH। पहले FSH से समझेंगे, धीरे धीरे 6 से लेके 13 डे के बीच में FSH का कंसंट्रेशन स्लोली इंक्रीज करता है। ये FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो एक टर्म आता है कहीं पे जिसे कहते हैं फॉलिकल। फॉलिकल हमने कहाँ पढ़ा था? फीमेल ओवरी में। जो ऊसाइट होता है, ऊसाइट के बाहर की जो लेयर होती हैं उनको फॉलिकल कहा जाता है। तो इस FSH का काम ये है बेटा, दिस FSH, अब यहाँ पे देखना, ये आपका ऊसाइट है और ऊसाइट के चारों तरफ क्या बन रहा है? फॉलिकल्स बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। तो दिस FSH बेसिक फंक्शन इज, ये आप प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या करेगा, जो ये रेड कलर का पोर्शन आपको यहाँ दिखा रखा है, फॉलिकल्स की लेयर बनाएगा और it leads to the conversion of primary follicle into the mature ग्राफियन follicle। तो ये FSH का फंक्शन है। क्या किया FSH ने? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किया एंड देयर कन्वर्जन इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है बेटा। ओके, अब जैसे जैसे इसके चारों तरफ ये रेड कलर के फॉलिकल सेल बनते जाते हैं तो ये फॉलिकल सेल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। एक बार थोड़ा इस चार्ट को देख लेते हैं। ये आपका 0 से लेके 5 डे वाला पीरियड है जिसको हम मेंस फेज कहते हैं। अब देखो, जैसे ही मेंस फेज खत्म हुआ
तो ये ग्रीन कलर का जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एफएसएच को। तो आप देखेंगे कि स्लोली इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इसके कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, फॉलिकल ग्रो कर रहा है बेटा और ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। जैसे जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर बनती जाएंगी तो इनकी वजह से एक हार्मोन इंक्रीज करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे नाम लिखा है ईस्ट्राडाइल, इट इज अ ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है इसको समझते हैं या इस वाले पोर्शन से। अब जैसे जैसे ईस्ट्राडाइल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस की मेंस फेज में ब्रेक कर गई थी वो फिर से बनना शुरू होगी। तो रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग अकर्स और यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है बेटा, 2 मिलीमीटर तक। इज दिस अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? फॉलिकुलर फेज में एफएसएच का कंसंट्रेशन बढ़ता है जिसकी वजह से फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। ये फॉलिकल एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन, और इस ईस्ट्रोजन की वजह से फिर से क्या होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का रीजनरेशन होता है। नाउ इसी फॉलिकुलर फेज में अब आप यहाँ पे इस ब्लू लाइन को देखिए, दैट इज कॉल्ड एज LH, लिटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन दिखा रहा है। और ये बताने वाली बात नहीं है कि LH और FSH कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी से, और ईस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, ओवरी से रिलीज होने वाला। तो आप देखेंगे कि 14th डे से जस्ट थोड़ा पहले 14th डे से जस्ट पहले अचानक से LH का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है LH सर्ज। सर्ज मतलब सडन इंक्रीज होना। तो LH का कंसंट्रेशन 14 डे से जस्ट पहले अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। LH कहाँ से सीक्रेट हुआ, पिट्यूटरी से, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपका जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर करता है। इसके रप्चर होने से क्या होता है, दिस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल लीड्स टू द रिलीज ऑफ ओवम। इसकी वजह से ओवम क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो अगर आप देखें LH कॉजेज रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ओव्यूलेशन आ गया। क्योंकि ये सारी प्रोसेस किससे शुरू हुई बेटा, फॉलिकल के बनने की वजह से शुरू हुई। फॉलिकल की वजह से आपका ईस्ट्रोजन बना, फिर आपका LH का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो इसीलिए इस फेज को क्या कहा गया है, फॉलिकुलर फेज कहा गया है। ये जस्ट एक आउटलाइन है आपको दिखाने के लिए कि हार्मोन का कंसंट्रेशन सडन कैसे इंक्रीज होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉलिकुलर फेज। अब आते हैं इसके अगले फेज में, इसको कहा जाता है ओव्यूलेटरी फेज। एक्चुअल में ये कोई फेज नहीं है बेटा, ये खाली एक कंडीशन है या एक टाइम है जब कुछ होता है ओवरी में। तो ओव्यूलेटरी फेज वो फेज है जिसकी वजह से आपका ओवम का रिलीज होता है, या ओवम का रिलीज होना इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, एंड दिस टाइमिंग इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। तो इट इज नॉट अ फेज बट रिप्रेजेंट अ डे इन विच ओवम इज रिलीज्ड। ओवम इज रिलीज्ड इन द अप्रोक्सीमेटली 14th डे ऑफ साइकिल। और मैंने अप्रॉक्स कहा है, अगेन जो बिल्कुल हेल्दी फीमेल होंगी उसमें ये 14th डे में रिलीज होगा, बाकी में एक आध दिन आगे पीछे रह सकता है। अब ये ओवम रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में कितने दिन के लिए रहता है, 2 दिन के लिए रहता है। मतलब 14 के आगे 2 दिन जोड़ लो तो 16th डे तक ओवम रहेगा। और यही 2 दिन वाला जो पीरियड है ये पीरियड कहलाता है फर्टिलिटी पीरियड, क्योंकि इसी समय इस ओवम के फर्टिलाइज होने के चांसेस हाई होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ओव्यूलेटरी फेज। आते हैं इसके लास्ट फेज में जिसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज। तो ये फेज देखो बेटा 16 से 28 या 29 डेज तक लास्ट करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे देखो LH की वजह से एक काम क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। यही LH एक और काम करता है। नाउ दिस इज ओवम, ये जो नीचे गोला सा दिख रहा है ये आपका ओवम है, और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है। मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल टूट गई या फट गई कहें उसमें से ओवम बाहर निकल गया। अब नाउ दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल LH की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा बेटा कॉर्पस लूटियम में। तो LH के 2 काम है। पहला काम तो ओव्यूलेशन, ओवम का रिलीज करा दिया उसने। दूसरा काम है बेटा
कि ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल का कन्वर्जन करेगा किसमें, एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम। क्योंकि यहाँ पे LH की वजह से लूटियम बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज लूटियल फेज। इज दैट क्लियर? नाउ इस कॉर्पस लूटियम के बनते ही इसकी जो ये वॉल के सेल्स हैं, इनके सेल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और उसके साथ थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन और एक दूसरा प्रोटीन रिलीज होता है जिसे कहा जाता है इनिबिन। अब यहाँ पे एक चीज़ रिलेट कराना चाहूँगा इस डायग्राम से। आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है साइकिल के स्टार्ट में, बट जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनता है तो इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो गया है। ये हार्मोन्स के कंसंट्रेशन और रिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। आते हैं अब प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन में। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी। अब आप देखें यहाँ पे, तो अब प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ LH ऑल्सो, ये क्या हो गई बेटा, और थिक हो गई। और यहाँ पे ये कितना थिक हो जाती है, 5 मिलीमीटर। सॉरी दिस पेन, आई एम नॉट गुड एट दिस यूजिंग दिस पेन। तो आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग और यहाँ पे कितना हो गया इसकी थिकनेस, 5 मिलीमीटर। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रेगनेंसी, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अब एक चीज याद रखना, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है मतलब गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का जो कंसंट्रेशन है वो पूरे प्रेगनेंसी में यूनिफॉर्म रहेगा, हाई अमाउंट में रहेगा, ये याद रखना। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन का जो काम है वो FSH को सप्रेस करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन कम कर देगा। तो अगर आप देखो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा तो FSH की अमाउंट फिर से क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है ग्राफियन फॉलिकल बनाना, बट क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमें किसी नए ओवम की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ FSH। सो इफ फर्टिलाइजेशन अकर, देखो अगर फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो पूरे प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इनिबिन कहाँ से रिलीज हुआ था, कॉर्पस लूटियम से। ये इनिबिन क्या करता है, GnRH हार्मोन को सप्रेस करता है, बेसिकली ये LH को सप्रेस करता है। तो जैसे ही अगर LH सप्रेस होगा तो LH के सप्रेस होने से क्या सप्रेस हो गया, प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट भी अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और अगर सोचो LH कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। अब इसका कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो अपने आप ही ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन नहीं होगी एंड इसकी वजह से कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा और क्या बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स। ये देखो दिस इज कॉर्पस लूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये दिस गॉट डीजनरेटेड एंड इट फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन। ये बना तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस कम होगी, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग वीक होती जाएंगी और फाइनली फिर से क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ब्रेक करने का टाइम आएगा और अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मेंस फेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन। एक बार फिर से समझा दूं, अब एक बिल्कुल फास्ट में समझते हैं सिर्फ इस डायग्राम की हेल्प से। फर्स्ट 0 to 5 डेज का पीरियड क्या कहलाया, मेंस फेज कहलाया। इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये ब्रेक कर गई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक होगा, ब्लड रिलीज होगा अलॉन्ग विद अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसमें आप देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है GnRH हार्मोन का, LH और FSH का बहुत कम है, ओवेरियन हार्मोन का कंसंट्रेशन भी कम रहता है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में आपका FSH का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होता है, फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। ये फॉलिकल के सेल ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे, ईस्ट्रोजन के सीक्रेट होने से एंडोमेट्रियम लाइनिंग का रीजनरेशन होगा। 14th डे से जस्ट पहले LH हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा, तो इसको कह दिया ओव्यूलेटरी फेज। अब आफ्टर ओव्यूलेशन व्हाट विल हैपन,
this concentration of estrogen increases आफ्टर 14 डे क्या होगा, LH क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर्ड ग्राफियल फॉलिकल से क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। प्रोजेस्टेरोन FSH को सप्रेस करेगा और एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, नहीं हुआ तो इनहिबिन क्या करता है, GnRH को सप्रेस करेगा, मतलब LH को सप्रेस करेगा। LH सप्रेस हो गया तो आपका प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट कम हो जाएगी और कॉर्पस लूटियम किस में ब्रेक कर जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में। और ये ब्रेक करते ही अगेन फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड साइकिल। तो नॉर्मली दिस साइकिल लास्ट फॉर 29 days and absence of menstruation either represents pregnancy or other factors such as stress and poor health are also responsible. So that is all for today. In case if you have any query, just let me know. Thank you.